हेलो स्टूडेंट्स, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। आज क्लास 12th के पेंटिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ, जिसका सब्जेक्ट कोड है 332। यह जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब अपनी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और एग्ज़ाम के टाइम या अभी से इसको रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे जब भी हमारा ये कंप्लीट हो पाएगा। और ये जो नोट्स हैं ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए गए हैं, तो दोनों स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं हम लोग। नंबर 1 प्रश्न पे हमारा यह है, हड़प्पा काल में हम पाते हैं कि स्त्रियों पुरुषों के समान प्रगतिशील थी, सिद्ध कीजिए कैसे। हड़प्पा काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था, उन्हें समान अवसर दिए जाते थे, उन्हें अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में स्त्रियों और पुरुषों समान थे। ये आपका सेम इसी का ही क्वेश्चन आंसर जो हमारे इंग्लिश में दे रखे हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किसी एक कलाकृति पर एक प्रशंसात्मक नोट लिखिए या टिप्पणी कीजिए। सिंधु घाटी के विकास के मानवीय अनुभव की अभिव्यक्ति दुनिया के सबसे जल्द नागरिक प्रतिष्ठानों में से एक है। 30,000 साल है। कांस्य युग से दूसरे 50% पत्थर की मूर्तियों के दौरान शुरू हुआ। सिंधु घाटी के स्थानों पर पाई जाने वाली पत्थर की मूर्तियां 3D मात्रा से निपटने के असाधारण उदाहरण हैं। मिस्र के पिरामिड जैसा कोई अभयारण्य या दफन कक्ष और सिंधु घाटी की प्रगति से प्रशासनों का दिव्य प्राणियों की कोई अविश्वसनीय मूर्ति नहीं छोड़ी गई। सिंधु घाटी में निवासियों ने व्यक्तियों और प्राणियों की छोटी छोटी आकृतियां बनाने के लिए सिंधु या धातु और मिट्टी का उपयोग किया। सिंधु घाटी कला की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य कलाकृतियां, मूर्ति, मरण मरण सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य कलाकृतियां, मूर्तियां, मनके की वस्तुएं, मोहरें प्राप्त हुई। मनकों का निर्माण कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, कार्टर्स, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, शंख, प्यांस इत्यादि का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव निर्माण की कला में को भी जानते थे। मौर्यकालीन बौद्ध काल में प्रमुख योगदान क्या है बताइए। मौर्यकालीन कला निस्संदेह भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। मौर्य काल के अंतर्गत काष्ठ के स्थान पर पाषाणों के प्रयोग ने कला को स्थायी रूप प्रदान किया है। बौद्ध धर्म के विस्तार में भी मौर्यकालीन कला का प्रमुख योगदान रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इनको अपने रजिस्टर या कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप इसको नोट डाउन कर लें। जैन तीर्थक की प्रतिमा की मुख्य विशेषता बताइए। जैन तीर्थक के वक्ष के मध्य में श्रीवत्स होता है। प्राय सिरे के ऊपर 3 छत्र होते हैं। जैन धर्म के देवताओं में 21 लक्षण का वर्णन आता है।
जिसमें धर्म चक्र, चवर, सिंहासन, 3 छत्र, अशोक वृक्ष आदि प्रमुख हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया बौद्ध स्मारक गुफा जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही जीवन चित्रण भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति क्या दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। मद्रास विश्वविद्यालय के सामने अन्ना स्मारक स्कायर में समुद्र तट से ऊपरी छोर पर स्थित यह चेन्नई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थल है। मूर्ति 4 पुरुषों को एक चट्टानों को हिलाने के लिए मेहनत करते हुए दिखाती है, जो मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। इसे देवी प्रसाद राय चौधरी ने तराशा है। नेक्स्ट देखते हैं। नटराज की मूर्ति की विशेषताएं बताइए। नटराज की मूर्ति के ऊपरी दाहिनी हाथ में डमरू है, जो कि सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। संसार की सभी कृतियां डमरू के महान ध्वनि से ही सृजित हुई हैं। इस मूर्ति के ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, जो विनाश का प्रतीक है। विनाश दृष्टि का अग्रगामी है और सृजन का अपरिहार्य प्रतिरूप है। निचला दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो आशीर्वाद दर्शाता है और भक्तों के लिए अभ्यता का भाव आश्वस्त करता है। निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है और मोक्ष के मार्ग पर दर्शाता है या मार्ग को दर्शाता है। शिव और तांडव। शिव यह तांडव नृत्य एक छोटे बोने की आकृति के रूप में कर रहे हैं। बोना अज्ञानता और एक अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। शिव की उलझी और हवा में लहराती जटाएं गंगा नदी के महान या प्रबल या प्रवाह की प्रतीक है। श्रृंगार में शिव के एक कान में बाली है, जिसमें या जबकि दूसरे में महिमा की बाली है। दूसरे में जो महिला है उसकी बाली है। यह पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। शिव की बाहें में चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। अगर इस शक्ति का जगाया गया तो मनुष्य सच्ची चेतना का प्राप्त कर सकता है। ये इंग्लिश वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें, ये इनके इंग्लिश के भी नोट्स इसी में ही हैं, तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, बतलाइए। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफा द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इन्हें साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार ही नोट करें कि बाय मिस्टेक हमसे दोबारा नोट हो गया है इसमें। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अजंता के चित्रकारों की कलात्मक उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अजंता के चित्रकारों को त्रि-आयामी प्रभावों के साथ एक पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए छायांकन मिश्रण को एक गहन रूप में विकसित भावना द्वारा निर्देशित किया गया था।
लाइन के साथ साथ एयरलाइन को भी सच इसके अलावा 3-4 दशकों ईस्वी में चित्र को 2 प्रभाव देने की विधि पहली बार पेश की गई थी। भारत में अजंता की गुफा कला में बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, नटराज की मूर्ति की सौंदर्यात्मक बनावट का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए कि जो नटराज की मूर्ति है वो कितनी सुंदर है या सौंदर्य से भरी हुई है, उसको स्पष्ट कीजिए और ये क्या दर्शाती है। नटराज शिवाजी का एक नाम है। यह उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थानों को ही दर्शाता है, अपितु यह भी बिना किसी संयम स्थापित करता है कि ब्राह्मण में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन और ब्राह्मण से परे शून्य की निशब्दता, सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। नटराज 2 शब्दों के समावेश में बना है, नट अथवा कला और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि दिखाया गया। देखिए मूर्ति में, देखिए इसको स्पष्ट दिखाया गया है इनके किस तरीके से ये मूर्ति बनाई गई है और ये स्वर्ण रूप में है। इसमें एक बड़ा सा ओम है, ये देखिए जो पूरे में दर्शाया गया है ओम। नीचे इनके दोनों पैरों में सर्प लिपटा हुआ है। तो ये चित्र का बड़ा अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए बताया गया नटराज की मूर्ति है। ये इंग्लिश वालों के लिए है। श्री डी.पी. राय चौधरी का कला के क्षेत्र में योगदान संक्षेप में लिखिए। देवी प्रसाद राय चौधरी MBI 1899 1975 एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार और ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह अपनी कांस्य मूर्ति के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ट्राइफ ऑफ लेबर और शहीद स्मारक शामिल हैं, और कई लोगों द्वारा उन्हें आधुनिक भारतीय कला के मुख्य या प्रमुख कलाकारों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है। देखिए उनकी हाथ से बनाई गई हस्त पेंटिंग है। श्री डी.पी. राय चौधरी की मूर्ति है, सॉरी पेंटिंग है ये। प्रसंग पेंटिंग फलकान ऑन द वर्ड रेस्ट का वर्णन कीजिए। इस पेंटिंग में बाज गद्दीदार वर्ड रेस्ट पर बैठा है। उसकी आंखें बहुत तेज हैं और वह उसकी तीक्ष्ण विशेषताओं को भी दिखाती है। बाज को सफ़ेद रंग का चित्रित किया गया है। उसके मुड़े हुए पंख में विस्तृत भूरे रंग की पेंटिंग की गई है और पृष्ठभूमि को पीले रंग में रंगा गया था। उसकी आंखें गहरे पीले और हल्के भूरे रंग से रंगे गए हैं या रंगी गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मुगल लघु चित्रकाल या चित्रकला की विशेषताएं लिखिए। रज्मनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकाल के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। वह चित्रकला में सभी क्षेत्रों, रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण का सिद्धहस्त था। वो हाथों से इनकी चित्रकारी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला पर एक टिप्पणी लिखिए।
मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्र भी प्रमुख चित्रकला हैं। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई और उन पर बनाया गया। देखिए मधुबनी चित्रकला कितनी सुंदर लग रही है ये, और ये एक अद्भुत चित्रकारी है जो उस समय बनाई गई थी। इसमें सभी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काली घटा पेंटिंग का वर्णन करें। काली घटा पेंटिंग स्क्रॉल पेंटर्स सह कुम्हारों द्वारा मिली निर्मित कागज पर की गई जल रंग की पेंटिंग है जो 19वीं शताब्दी में ग्रामीण बंगाल में कलकत्ता शहर में प्रवास करती थी। इन चित्रों की शैलियों को व्यापक वृक्ष लाइनों, वर्ल्ड रंगों और रूपों से सरलीकरण की विशेषता थी। उसमें इनका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बार्ली पेंटिंग क्या है, संक्षेप में समझाइए। बार्ली पेंटिंग आदिवासी कलाओं का एक रूप है जो ज़्यादातर भारत के महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासियों द्वारा बनाई गई है। इस श्रेणी में पालघर जिले के देहरादून, तलासरी, जवाहर, पालघर, मोखड़ा और विक्रमगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। ये देखिए पेंटिंग को कितनी सुंदर लग रही है। इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य, किसी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहाड़ी कलम क्या है? पहाड़ी लघु चित्र की विषय वस्तु का नाम बताइए। सरलतम के दक्षिण पूर्वी तथा गंगा यमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच पहाड़ी रियासतों पर चित्रकारी पनपने के कारण यह कला पहाड़ी कलम कहलाई। मुगल और मूल पहाड़ी चित्रकारों में मिलकर इस शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक भाग बसोहली शैली, दूसरा गुलेर शैली तथा तीसरा कंगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है। यह पनपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी चित्र शैली के विभिन्न क्षेत्रों या केंद्रों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई और बाद में ब्रिटिश व्यापार के अन्य केंद्रों बनारस, दिल्ली, लखनऊ और पटना तक पहुंच गई। इस शैली के चित्र कागज और अभ्रक पर लाल रंग से बनाए जाते थे। तंजौर चित्रकला की विशेषताएं बताइए। तंजौर चित्रकला समृद्ध रंग, भारी समृद्धि और कला के संकुचित काम के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर चित्रकला कीमती पत्थरों, कांसों के टुकड़े और जिसे हम कांच कहते हैं, कांच के टुकड़े और सोने की सुशोभित है। 3D प्रभाव को शामिल करने के लिए चित्रकार चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। अधिकांश चित्रों में या चित्रों के विषय हिंदू देवी देवता और संत हैं। यह उनकी चित्रकारी का एक अद्भुत नज़ारा था जिसमें उन्होंने अपने बहुत सी चीज़ों का यूज किया, जैसे कांसे के पत्थर हैं, कांच के टुकड़े हैं और चूना पत्थर आदि का उन्होंने बहुत बेखूबी से इसमें इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषणों का वर्णन उदाहरण के साथ करें। लिंग महिलाओं के कमरबंद, झुमके और पायल पहनती थी।
मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले आभूषणों में सोने और अर्धकीमती पत्थरों के हार, तांबे के कंगन और मोतियों, सोने के झुमके और सिर के गहने, फेयंस, पेंडेंट और बटन और स्टीटाइट और रत्नों के मोती शामिल हैं। सभी आभूषण अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। एलोवेरा मंदिर की मूर्तियां महिषासुर मर्दिनी की सौंदर्यात्मक महत्ता का वर्णन कीजिए कि इसकी महत्ता क्या है। तो आंसर देखिए, महिषासुर मर्दिनी अपने विशिष्ट और उत्कृष्ट स्थिति के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे सुंदर गण से प्रसिद्ध या प्रदर्शित किया गया है। महिषासुर मर्दिनी की रचना बुराई की दुनिया से छुटकारा पाने और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए की गई है या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित चित्र का वर्णन करें। ढोला मारू राजस्थान में ढोला और मारू की रोमियो जूलियट कथा की तरह एक रोमांटिक कहानी है। यह नरवर राजकुमार ढोला और पुगल राजकुमारी मारू की प्रेम कहानी है। यह एक पुराने कागज पर हस्त निर्मित पेंटिंग है। इस पेंटिंग में ऊंट की सवारी को दर्शाया गया है, जहां ढोला में मारू से अपने प्यार का इजहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी कलम किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आई थिंक ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तंजौर की चित्रकला की दूसरी शैली बताइए, ये भी हमने शायद कर लिया है। तंजौर ने ये नहीं किया, इसको देखते हैं हम लोग। तंजावुर चित्रकला एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है, जिसका आरंभ तंजावुर से हुआ है। यह हुआ था। इस कला का प्रेरणा स्रोत 16वीं ईस्वी की नायकों की कल्पनाएं या कलाएं हैं। तंजावुर चित्रकला में मुख्यतः हिंदू मंदिर की विषय वस्तु होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण की परतें चढ़ी होती हैं। तंजौर की चित्रकला दूसरी शैली के भिन्न क्यों? क्योंकि चित्रों में आकृतियों में एक गोल शरीर और अंडे के आकार की शानदार आँखों या आँखें होती हैं, और पर्दे और मेहराब से घिरी होती है। यह पेंटिंग अंधेरे कमरे में रोशनी करती है। भारत की 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला पर एक भूमिका लिखें। 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला मसरूर मंदिर या रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कंगड़ा नदी घाटी में रॉककट हिंदू मंदिर का 8वीं शताब्दी का प्रारंभिक परिसर है। हिमालय की धौलाधार श्रेणी की और मंदिर उत्तर पूर्व की ओर है। यह मूर्ति कला कैलाश मंदिर की दीवार को सुशोभित करती है, जो शिव के उपासकों का संप्रतित्व थी। यह राहत पैनल युद्ध के दृश्यों का इलाज करता है। इससे देवता राक्षस को नष्ट करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट नहीं, इसी का ही जो अगला पार्ट ये है। 8वीं शताब्दी में नगर शैली में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नए लक्षण भी प्रकट हुए। बनावट में कई विविधताएं आई। इस शैली का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। इसलिए स्थानीय विविधताओं का आना
अनपेक्षित नहीं था, फिर भी तिकोनी आधार भूमि और नीचे से ऊपर घटता हुआ शिखर का आकार सर्वत्र एक जैसा रहा। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल की कला के विकास और प्रकृति का मूल्यांकन करें। मौर्य कला की कला के विकास और प्रकृति। तो पहले विकास देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि जैसे मौर्य राजाओं के शासक के दौरान कला और वास्तुकला का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद स्मारकीय पत्थरों की मूर्तियां और वास्तुकला मौर्य कला या मौर्य काल में ही दिखाई देती है। यह खंबे, मूर्तियां, आर्किटेक्चर, स्तूप, विहार और चैत्य जैसे भवन थे जो कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। प्रकृति। चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्य में कई कला रूप का निर्माण किया गया था। इस कला की कला और स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है उनका लकड़ी से पत्थर में परिवर्तित था। गुफाएं, स्तंभ और स्तूप मौर्य कला और वास्तुकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिव्या सोमा सामे ने अपनी कला में लोक कला को प्रस्तुत कैसे किया है, बताइए। जिव्या सोमा मासे भारत में महाराष्ट्र राज्य के एक कलाकार थे जिन्होंने बायरली जनजाति कला को लोकप्रिय बनाया। जिव्या सोमा मासे ने उस गहरी भावना को अभिव्यक्त किया जो बारली लोगों को जीवन या सजीव करती है, यह कहते हुए कि मनुष्य, पक्षी, जानवर, कीड़े आदि हैं, उस सब कुछ चलता है, एक दिन और रात। उन्होंने मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात की पहाड़ियों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति बारली की संस्कृति और विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके चित्रों में संतुलन में प्रकृति और संस्कृति की आदिवासी दृष्टि की जीवंत झलक दिखाई और ज्ञान के स्थानीय रूपों में समकालीन प्रासंगिकता को उजागर किया। उनके कार्यों के माध्यम से वर्ली कला रूप विश्व प्रसिद्ध और ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कोकून की दुनिया से उभरा। मासो को उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और उन्होंने दुनिया भर में कई प्रदर्शनियां और उत्सवों में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी मूर्तिकला में राम किंकर आधुनिक मूर्तिकला की शैली कैसे ले आए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम किंकर आधुनिक मूर्तिकला की शैली। राम किंकर ने आकृतियों को प्रतिरूपित करने के लिए सीमेंट और मोर्टार का प्रयोग और एक व्यक्तिगत शैली का उपयोग किया है जिसमें आधुनिक पश्चिमी और भारतीय पूर्व शास्त्रीय मूर्तिकला मूल्य को एक साथ लाया गया था, जो समान रूप से क्रांतिकारी था। उनके मौलिक कार्य के साथ राम किंकर ने निसंदेह आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के रूप में खुद को स्थापित किया। उन्होंने महंगे प्लास्टर के विकल्प के रूप में कंक्रीट की कढ़ाई का आविष्कार किया। सुजाता, संथाल परिवार, मिल्की पुकार और हार्वेस्टर
उनकी वास्तव में लोकप्रिय मूर्तियों में से कुछ हैं। 1965 में बनी कॉल ऑफ द मिल कला भवन परिसर में संथाल परिवार 1938 के ठीक सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रकला पर एक लेख लिखिए। तो आई थिंक हमने मधुबनी का क्वेश्चन पहले किया हुआ है, और किया हुआ है तो मत करना आप। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं, कुछ डिफरेंट तो नहीं है। मधुबनी चित्रकला लोक कला का एक अद्भुत पुराना रूप है जिसकी उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले में हुई थी। इसे चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता था। रंग गोंदा, गुलाब आदि फूलों से प्राप्त होते थे। चित्र में मनुष्य, पशु, पेड़, फूल, पक्षी आदि दिखाई देते। ये थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। मधुबनी कला, जिसे मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, एक पारिवारिक भारतीय कला है जो रंगों के लिए स्थानीय पौधों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। गाय के गोबर को कागज और बांस की छड़ें जो ब्रश के रूप में काम करती हैं, चित्रों की सुंदरता और सादगी का उल्लेख नहीं करती है। पृष्ठभूमि पूरी तरह से उत्कृष्ट फलों और पत्ती के रूपांकनों से ढकी हुई है। रूपों को दो समांतर रेखाओं, रूपरेखाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो मधुबनी पेंटिंग की एक पारंपरिक विशेषता है। दो रूपरेखाओं के बीच का स्थान सफ़ेद रहता है और चित्र के चमकीले रंग के विमानों पर जोर देता है। तो आई थिंक कहने का मतलब है कि जो उनकी पेंटिंग होती थी बड़ी ही सुंदर और उत्कृष्ट होती थी, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। चित्रकार नैनसुख की एक चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर है, नैनसुख एक कलाकार हैं जो मूल रूप से गुलेर के थे, लेकिन जसरोठा में बस गए थे। उन्होंने जसरोठा और गुलेर दोनों जगहों पर काम किया। उनकी पेंटिंग एक नई प्राकृतिक और नाजुक शैली में है जो बसोहली कला की पिछली परंपराओं में बदलाव को दर्शाती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, देखिए विशेषताएं हम देखते हैं इसकी। एक हुक्का के लंबे तने का एक अजीबोगरीब लूप का प्रयोग किया गया है। इस्तेमाल किए गए रंग सॉफ्ट और कूल हैं। बिना रंग के मैदान के लिए प्राथमिकता है। एक अच्छे क्षितिज रेखा जो जमीन को पृष्ठभूमि से अलग करती है। सपाट गोलाकार पत्ती वाली एक झाड़ी जिसे वह अक्सर पेश करता है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है किस तरीके से इसका प्रयोग किया गया है और कितना अद्भुत चित्र है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कंपनी चित्रशैली के विभिन्न नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो कंपनी को पटना चित्रकला भी कहते हैं। यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है जो भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे ब्रिटिश लोगों की पसंद के आधार पर विकसित हुई थी। सूचीबद्ध नाम। यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई और बाद में ब्रिटिश व्यापार के अन्य केंद्र बनारस, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, पटना तक पहुंच गई। इस शैली के चित्र कागज और आभरण पर जल रंग से बनाए गए थे। पसंदीदा विषय में रोजमर्रा के भारतीय जीवन, स्थानीय शासकों, त्योहारों और योजनाओं के
दृश्य होते थे जो उस समय के ब्रिटिश कलाकारों के समूह के प्रचलित चित्रोपम संप्रदाय की श्रेणी में आते हैं। कंपनी शैली के सबसे सफल चित्र प्राकृतिक जीवन के थे, लेकिन शैली आमतौर पर मिश्रित थी और इसकी गुणवत्ता की बहुत स्पष्ट पहचान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन शैली की चित्रकला के विभिन्न चित्रों के नाम लिखें। दक्कन शैली के चित्रकला के विभिन्न चित्रों के नाम इस प्रकार हैं। हुसन शाही है, इसे महत्वपूर्ण चित्र तारीफ ए हुसैन शाही है। इस चित्रकला का संरक्षण अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह द्वारा किया गया था। बीजापुर चित्रकला। शुरुआती ज्ञात बीजापुर चित्र में खगोल विज्ञान पर एक फारसी चित्र नुजूम अल उलुम है। संभवतः यह अली आदिल शाह के लिए बनाया गया था। गोलकुंडा चित्रकला। कुतुब शाही सहायता के तहत गोलकुंडा में प्रारंभिक चित्र इब्राहिम कुतुब शाह की संप्रभुता के कारण है। नाचती हुई लड़की को महत्वपूर्ण मेहमानों का मनोरंजन करते हुए दिखाया गया है। लगभग 1590 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कुलियांत भारत फारस के कलात्मक साधनों को प्रभावित ढंग से संयोजित करने के लिए गोलकुंडा में राजसी समर्थन के तहत प्राथमिक सचित्र पांडुलिपियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। लोक चित्रकला ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं, लिखिए। लोक चित्रकलाकार वस्तु तक ही सीमित नहीं बल्कि अपनी मूल भाषा में गाकर अपनी संस्कृति को समाज तक पहुंचाते हैं, जो उनके दैनिक जीवन के कामों में विशेष योगदान देते हैं। वे ग्रामीण समाज की संस्कृति की विशिष्टता में योगदान करते हैं और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता भी प्रस्तुत करते हैं। कुतुब मीनार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ईंट से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार की वास्तुकला के अनुसार बनाई गई थी। निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और 1220 में इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। इसके भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के रूप में विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐबक मीनार को पूरा करने में असमर्थ था। ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश और उसके दामाद ने उसकी देखरेख में 3 और स्तरों का निर्माण किया। 165 वर्षों के बाद मीनार की बाकी स्तरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसमें 5 मंजिलों के ऊपर एक खूबसूरत गुंबद था। भूकंप के कारण यह गुंबद तबाह हो गया। बाद में ब्रिटिश इंजीनियर मेजर आर स्मिथ ने बंगाली कपोला या क्षत्रिय डिजाइन किया और इसकी महिमा को पुनर्स्थापित किया। हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक अफगान और इंडो इस्लामी वास्तुकला के जादुई समूह को देखते हैं। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे पुरानी मीनार में से एक है। यह ऐतिहासिक युग में कई राजवंशों से हमारी विविध संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। यह
स्मारक वास्तुकला मास्टर शिल्प कौशल का अंतिम उदाहरण है। यह भारत में एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कलाकृतियों के स्थान पर माध्यम तथा माप बताएं। देवी माँ बुल डिजाइन के साथ सील। उत्तर देवी माँ। स्थान इसकी उत्पत्ति मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हुई और लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। माध्यम यह टेराकोटा की मूर्ति हाथ से बनाई गई है। माप है इसकी 8.5 गुणा 3.4 सेंटीमीटर की। ये मूर्ति हाथ से बनाई गई थी। देवी माँ की मूर्ति है। बुल डिजाइन के साथ सील। स्थान सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बुल सील सभ्यता साइट पर पाई गई थी। माध्यम यह जले हुए सेलकड़ी से बनाई गई थी। माप प्रत्येक तरफ 29 मिलीमीटर 1.14 इंच की यह मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सारनाथ का सिंह। शीर्ष पर एक प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखें। उत्तर है सारनाथ का सिंह। सिंह शीर्षक मूल रूप से मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक, जिनके प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाया था, द्वारा निर्मित स्तंभ का एक हिस्सा था। 100 साल पहले वाराणसी के पास सारनाथ में खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह चतुर्मुख के रूप में जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की असूर्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह के खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अजंता की भित्ति चित्रों को बनाने की तकनीक तथा विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करती है। यह बुद्ध के पीछे जन्मों का वर्णन करने वाली बौद्ध किंवदंती यो हैं, जो यह दंत कथाएं प्राचीन नैतिकता और सांस्कृतिक विद्या को जोड़ती है, जो हिंदू और जैन धर्म की दंत कथाओं और किंवदंतियों में भी पाई जाती है। तकनीकी अजंता की जो पेंटिंग तकनीकी यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक के समान है। प्राथमिक अंतर यह है कि प्लास्टर की परतें पेंट करते समय सूखी थी। सबसे पहले मिट्टी, गाय के गोबर और चावल की भूसी का खुरदरा प्लास्टर गुफा की सुखदरी दीवारों पर दबाया जाता था। विधि अजंता की गुफाओं का निर्माण अग्रणी चट्टानों के रूप में जमा हुए बेसाल्ट से हुआ था। यह चट्टानें बहुत पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जमा हुई थी। श्रमिकों ने उचित योजना के साथ चट्टानों का
या चट्टानों को उकेरा, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान दरारें भी आई। श्रमिकों ने चट्टानों के खंभे, छतें और मूर्तियां उकेरी। राजस्थानी लघु चित्रकला का विकास कैसे हुआ, बताइए। उत्तर, राजस्थानी चित्रकला शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। उन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा तथा इसमें पहाड़ी चित्रकला का भी शामिल किया गया है। राजस्थान चित्रशैली का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यह राजस्थान के व्यापक भूभाग में फैली हुई है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में सैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा है, किंतु 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक व वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। कतिपय विद्वान 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। आगे चलकर अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से तथा लड़खड़ाती आर्थिक दिशा से राजस्थानी चित्रकला को आघात लगा। फिर भी राजस्थानी चित्रकला किसी न किसी रूप में जीवित रही। जहांगीर के काल के दो चित्र तालिकाबद्ध करते हुए उनकी शैली निर्देशित कीजिए। जहांगीर की कला में गहरी रुचि थी और उसके अधीन मुगल चित्रकला ने अपने जहांगीर के काल में चित्रकला की फारसी और भारतीय शैली का पूर्ण संश्लेषण हुआ। उसके शासनकाल में भारतीय चित्रकला विदेशी प्रभाव से मुक्त हुई। जहांगीर के समय में बनाए गए अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्य चित्र, पक्षी, पशु और फलों के अध्ययन का दर्शन या दर्शाया गया है। जहांगीर काल के दो चित्र उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबारी कलाकार थे, जिन्हें पौधे और जानवरों के चित्रण में महारत हासिल थी। उन्होंने दो चित्र के रूप के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक है साइबेरिया सारस था, दूसरा बंगाल फ्लोरिन का था। उन्हें अब विलुप्त पक्षी डोडो पर एक प्रसिद्ध पेंटिंग के लिए याद किया जाता है। बिशन दास की सम्राट द्वारा चित्रकला की कला में बेजोड़ रूप से प्रशंसा की गई थी। 1613 में शाह ने चित्र को चित्रित करने के लिए वह वहाँ 7 साल तक रहा और उपहार के रूप में एक हाथी लेकर खुशी खुशी लौटा। भारतीय समकालीन कला के विकास में अमृता शेरगिल की भूमिका का उल्लेख कीजिए। कि दृश्य भाषा में आधुनिक भारतीय कला में कई नए तत्वों का परिचय दिया। एक के लिए तेल माध्यम के उनके संचार के कलाकारों की भावी पीढ़ी के लिए नई भावनाएं खुली। उनकी विशिष्ट दृष्टि ने स्वतंत्रता पूर्व आधुनिक चित्रकला पर अपनी छाप छोड़ी। उनके चित्रों में मानवता कृति का सरल और सहज संयोजन है। भावप्रवण चेहरे, सुंदर चित्राकर्षण, रंग संगति के भारतीय समकालीन कला को बहुत प्रभावित किया। अमृता ने अजंता कला शैली और लघु चित्रण शैली का गहन अध्ययन किया और पारंपरिक भारतीय चित्रकला और मूर्ति कला की विशेषताएं
को समझ पाई। पहाड़ी शैली के चित्र को कवि जयदेव ने कैसे प्रभावित किया? 17वीं-19वीं शताब्दी के दौरान जयदेव का पहाड़ी स्कूल पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह था जो पूरे उत्तर भारत के हिमालय की सीमा जम्मू से हिमाचल के मध्य से में प्रचलित था। विशेष रूप से जयदेव की राधा और कृष्ण ने जम्मू और कश्मीर में बसोली पेंटिंग के लिए लोकप्रिय विषय के रूप में कार्य किया। कंगड़ा शैली अन्य स्कूलों के विकास से पहले पहाड़ी चित्रकला शैली का पैटर्न बन गया था। कंगड़ा चित्रकला की शैली राधा और कृष्ण के चित्र के साथ अपने शिखर पर पहुंच गई, जो जयदेव की गीता गोविंदा से प्रेरित थी। पहाड़ी चित्रकला का उद्भव मुगल चित्रकला से ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कश्मीरी शिल्पकार चित्र पर एक अति संक्षिप्त लेख लिखें। उत्तर, कश्मीरी कारीगरों का एक समूह। एक पेंटिंग में उल्लेख है कि यह कागज पर पानी के रंग से किया गया। यह पेंटिंग कश्मीर कारीगरों का एक समूह है। इस पेंटिंग में 8 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे एक समूह को चित्रित किया गया था। इस पेंटिंग में पुरुष रंग बिरंगे सोलों की कढ़ाई करने में तल्लीन है। पेंटिंग का कश्मीरी स्कूल भारत के कला इतिहास का एक गुण विषय है। हालांकि आधुनिक समय में पुराने जमाने के कश्मीरी निर्माण और मॉडलिंग के बारे में बहुत कुछ दर्ज किया गया है। यह विश्वसनीय है कि कश्मीर चित्रों के कोई पुरातत्व अवशेष उत्पन्न नहीं करता और न ही हम कश्मीर की कला के अनुक्रमिक खाते के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ जानते हैं। पुरातत्व की यह कमी शुरुआती दिनों में कश्मीरी आबादी की पेंटिंग के संस्मरण के पुनर्गठन और समझ में एक महत्वपूर्ण शून्यता का दावा करता है, लेकिन फिर भी यह इंगित करती है कि कला कश्मीर समुदाय के लिए ललित कलाओं की एक गुमनाम या अनदेखी तैयारी थी। ये देखिए बताया गया इस तरीके से। इस चित्र को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की मातृ देवी की मूर्ति की मुख्य विशेषताएं बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आकर्षक आकृति में से एक मातृ देवी नामक मूर्ति है। यह टेराकोटा मूर्ति हाथ से बनाई गई। इसकी उत्पत्ति मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हुई और लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। इसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर और गहराई 3.4 सेंटीमीटर है। प्रतिमा की विशेषता हड़प्पा मातृ देवी। कलाकार ने इस मूर्ति को हाथ से चिकनी मिट्टी से बनाया। एक छोटी लकड़ी की छड़ी से इस मूर्ति पर काम किया गया है। मूर्ति बनाने के बाद पहली छाया में सूखने के बाद उसे अलग से सुखाया गया। देवी माँ मूर्ति विश्व की प्राचीन मिट्टी की मूर्ति है। यह सभी प्राचीन मूर्तियों में प्रथम स्थान रखता है। इस मूर्ति का रंग पक्की ईंट की तरह लाल है। 2 अर्धवृत्ताकार दियों को सजाया जाता है। मूर्ति का सर। इतिहास के अनुसार इन दियों में जुताई के तेल भरा जाता है। लैंप के ऊपर डबल उभरी हुई पट्टियां होती हैं। एक दिया सजावट के लिए भरा हुआ है। मूर्ति के केस ऊपर की ओर बने हुए हैं। मूर्ति के वस्त्र
घुटने के ठीक ऊपर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अजंता के चित्र मार विजय की विषय वस्तु तथा सुंदरता का वर्णन कीजिए। अजंता की गुफा एक अन्य संसार प्रसिद्ध चित्र मार विषय है। भगवान बुद्ध सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए भूमि को साक्षी मानकर वृद्धासन के या वृद्धासन में लीन बैठे थे, लेकिन कामदेव अपने दलबल के प्रभाव से बुद्ध का मार्ग विचलित करना चाहता था। यथार्थ में इस चित्र में भगवान बुद्ध को मनोवैज्ञानिक छवि का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तथागत बुद्ध के चेहरे पर अभय शांति के भाव को डरावनी आकृतियां तथा सौंदर्यों के चंचल आकर्षण को चित्रकारों ने बड़े ही सहज ढंग से अजंता की इस व्यक्ति को उभारा है। चित्र संयोजन के केंद्रीयता के नियमों का पालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा भारतीय इस्लामिक स्मारक विश्व के आश्चर्य में एक माना जाता है? समीक्षा कीजिए। ताजमहल एक ऐसा भारतीय इस्लामिक स्मारक है जिसे विश्व के आश्चर्य में से एक माना जाता है। ताजमहल को एक सुंदर सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। 1653 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसे बनाने के लिए करीब 20,000 श्रमिकों द्वारा बनाया गया था। करीब 1,000 हाथियों की मदद से इसे बनाने में करीब 22 वर्ष लग गए थे। वही आगरा में मौजूद है और मुगल वास्तुकला से प्रेरित है। ताजमहल न सिर्फ एक भारत के अजूबों में से एक है, बल्कि एक दुनिया के 7वें अजूबों में भी शामिल है। इसे देखने के लिए भारत के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत अधिक मात्रा में वहां प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये ताजमहल हमारा। ताजमहल लकड़ियों पर टिका हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसका मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत होती है। उन्होंने चित्रकारी के लिए विषय की तलाश में समूचे देश का भ्रमण किया। हिंदू देवियों के चित्रों को अक्सर सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के ऊपर दर्शाते हैं। उन्होंने हिंदू पौराणिक किरदारों को अपनी चित्रकारी में महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजा रवि वर्मा के आलोचक उनकी शैली को बहुत ज़्यादा दिखावटी और भावनात्मक बनाते हैं, पर उनकी कृतियाँ बहुत भारत के लोकप्रिय हैं। उन्होंने कई चित्र बनाए हैं। ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लें जल्दी से जल्दी और रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि रिवाइज करने से ही हमारे क्वेश्चन जो हमें समझ में आएंगे तो वही हम कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सांची का महास्तूप, चवर धारणी, सांची का महास्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में एक प्राचीन बौद्ध परिसर के अंदर स्थित है, जो सांची नामक एक छोटे से शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस परिसर महान स्तूप के लिए जाना जाता है, जो भारत के सबसे पुराने पत्थर के बौद्ध स्मारक में से एक है। 2000 से अधिक वर्षों के लिए इतिहास के साथ यह सम्राट अशोक के शासन के दौरान पनपी कलाओं ग्रेट स्तूप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थोड़ी दूरी पर स्थित वास्तुकला। सांची का महान स्तूप बौद्ध स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। 54 फीट की ऊंचाई और 120 फीट
के व्यास के साथ यह महान स्तूप के चारों ओर की रेलिंग किसी भी कलात्मक सजावट से रहित है। यह रेलिंग समर्पित शिलालेख वाले चवर ध्वनि धारणी या इसी तरह की अनेक उत्कृष्ट कला संग्रहालय की चार दीवारी के भीतर एक अमूल्य धरोहर है और विद्वान विशेषज्ञों के लिए वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और कलात्मक विषय का विषय बन गए हैं। यह हर जाति जन कल्याण के हृदय में कोई कोमल स्थान नहीं बना पाती है। आम आदमी इसे एक पुरानी मूर्ति के रूप में देखता है। मुख्य आकर्षक प्रतिमा ललित या पोलिश मौर्य काल के अंतर्गत आती है। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। इस मूर्ति को बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया हुआ है बलुआ पत्थर हैं। वर्तमान में उन्हें परिवार संग्रहालय में रखी हुई है। पुरातत्व विभाग को यह मूर्ति 1970 में मिली थी। मूर्ति की लंबाई 64 है। मूर्ति स्वतंत्र रूप में खड़ी हुई है। मूर्ति भी ठीक अनुपात में है। गंगा नदी के तट पर खुदाई करने पर दीदारगंज पक्षी प्राप्त हुई है। स्वयं की विजय मूर्ति पर अब कम से कम 30 शब्दों में एक प्रशंसात्मक लेख लिखें। ये देखिए इस तरीके से लेख लिखा हुआ है और आप इसको ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लें। और मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और लास्ट में एक काम और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बेल आइकन पर क्लिक करना। तो आप मेरे सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें तो समझ में आएगा। किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। कलमकारी लोग चित्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो कलमकारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखा गया है, तो आप भी इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। और एक बात का विशेष ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, आपकी राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ सकें। बाद में जब रिवाइज करें तो आपको मोबाइल पे ना देखना पड़े। और सभी स्टूडेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें। और सभी विषय के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे पहले हम प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन आंसर हैं कैसे करना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे कल को। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके सभी क्वेश्चन इसमें नोट डाउन कर लिए हैं कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी कला की कुछ मुख्य विशेषताएं। ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हुआ है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है इसको, तो ये फिर दोबारा से रिपीट होगा वही क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी कला की विशेषताएं, पत्थर की मूर्तियाँ, टेका कोड़ा, ये हमने कर चुके हैं, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैन तीर्थक की मूर्ति के समर्थक के मुख्य विशेषताएं बताइए कि जैन धर्म के उसमें किस तरह की मूर्ति पूजा की जाती थी, क्या नहीं की जाती थी, उस पर एक नोट देखा गया। तीर्थंकरों का जन्म होता है जैन की क्षमता के अनुसार। ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए यहाँ से थे हमारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे सभी स्टूडेंट्स से और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चन को, जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिए। तो आप जल्दी से आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और रिवाइज कर लें। एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी पेपर आएगा।